हेलो दोस्तों। आज हम सामान्य हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक संज्ञा को पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। ऐसे शब्द जिनकी सहायता से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, मन के भाव प्रकट होने का बोध हो उसे संज्ञा कहा जाता है। हमें यहाँ पर याद रखना है व्यक्ति, वस्तु, स्थान, ये तो हमें याद रह जाता है, लेकिन मन के भाव भी संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। मन के भाव हम कभी कभी इसे विशेषण में सोचने लगते हैं, लेकिन हमें याद रखना है कि मन के भाव किसके अंतर्गत आते हैं, संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्हें देखेंगे। संज्ञा की उत्पत्ति सम प्लस ज्ञा नामक शब्द युग्म से हुई है, जिसमें सम क्या है, एक उपसर्ग है। तो अगर हमसे कोई संज्ञा की संधि विच्छेद पूछे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सम प्लस ज्ञा। और अगर पूछे कि इसमें कौन सी संधि है, तो यहाँ पर माँ जो है वो आधा है, यानी इसमें कौन सी संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि। दो क्वेश्चन हुए हमारे। पहला, संज्ञा का संधि विच्छेद सम प्लस ज्ञा। दूसरा, इसमें उपसर्ग सम। और एक और हो गया कि संज्ञा में जो है कौन सी संधि हो गई, व्यंजन संधि। आगे देखेंगे। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है साम्यक रूप से जानना। अगर हम सोचते हैं कि संज्ञा का अर्थ होता है केवल नाम, जो हमने अभी तक पढ़ा है, लेकिन हमें याद रखना है अगर संज्ञा का शाब्दिक अर्थ आए तो इसका अर्थ होता है साम्यक रूप से जानना। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया, साम्यक रूप से जानना। संधि विच्छेद पूछे तो सम प्लस ज्ञा, कौन सी संधि हो गई, व्यंजन संधि। उपसर्ग पूछे तो सम, वो भी म पे हलन। अगला है, संज्ञा एक विकारी शब्द है। पूछा जाता है कि संज्ञा विकारी है या अविकारी है, तो संज्ञा एक विकारी शब्द है। विकारी शब्द से मतलब यहाँ पर यह है कि लिंग के आधार पर, कारक के आधार पर इसमें जो है परिवर्तन हो जाता है। यानी संज्ञा के जो है कई तरीके के विकार है। यानी संज्ञा में जो है अगर कोई लिंग आ जाता है अलग तरीके से, या विभक्ति का यूज हो जाए तो उसमें परिवर्तन हो जाता है। आगे देखेंगे। संज्ञा का अन्य नाम है महानाम। एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि अगर हमें डेफिनेशन दे दे, ऐसे शब्द जिनकी सहायता से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, मन के भाव प्रकट होने का बोध हो उसे हम कहते हैं। तो अगर उसमें ऑप्शन में संज्ञा न हो तो वहाँ आंसर होगा हमारा महानाम। यानी संज्ञा का ही एक नाम है महानाम। तो यहाँ पर हमारे बहुत सारे क्वेश्चन हो गए। पहला क्वेश्चन तो इसकी संधि विच्छेद, इसमें सम उपसर्ग है, शाब्दिक अर्थ साम्यक रूप से जानना, संज्ञा एक विकारी शब्द है, संज्ञा का अन्य नाम महानाम है। अब हम पढ़ेंगे संज्ञा के भेद के बारे में। संज्ञा के जो मुख्यतः भेद हैं वो तीन होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक। ये तीनों ही स्वतंत्र संज्ञाएं हैं। स्वतंत्र संज्ञाओं से यहाँ पर मतलब ये है कि ये किसी पर निर्भर नहीं है। व्यक्तिवाचक संज्ञा खुद में अपने आप स्वतंत्र है, वो जातिवाचक पर निर्भर नहीं करती, और जातिवाचक अपने आप में स्वतंत्र है। लेकिन जो ये दो संज्ञाएं हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, ये अस्वतंत्र संज्ञाएं हैं और ये आश्रित संज्ञाएं भी कहलाएंगी। किस पर आश्रित है, जातिवाचक संज्ञा पर। यानी द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा जो है वो जातिवाचक संज्ञा के ही उपभेद हैं। अगर हमसे पूछा जाएगा कि संज्ञा के मुख्यतः भेद कितने होते हैं, तो हम बताएंगे तीन। कौन कौन से, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अगर हमसे पूछा जाएगा टोटल कितने भेद हैं, यानी संपूर्ण रूप से, तो हम बताएंगे 5। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। अब हम आगे देखेंगे। अब हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। अब आता है हमारा व्यक्तिवाचक। ऐसे संज्ञा शब्द जिनकी सहायता से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के एक होने का बोध होता है, एक नाम होने का बोध होता है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। जैसे नदियों के नाम, पर्वतों के नाम, अन्य सभी के नाम। यानी ऐसा कोई भी नाम जो केवल एक का बोध कराए, वो किसके अंतर्गत आएगा, व्यक्तिवाचक के अंतर्गत। जैसे गंगा, यमुना, हिमालय आदि आदि बहुत सारे हो सकते हैं। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए जातिवाचक संज्ञा, तो ये उसका उल्टा हो जाएगा। अभी हम देखेंगे। पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। पहला, ये स्वतंत्र संज्ञाएं जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जिन्हें बदला जा सकता है। यहाँ पर ये लाइन इंपॉर्टेंट हो गई। ये ऐसी स्वतंत्र संज्ञाएं हैं जिन्हें हम बदल सकते हैं। कैसे याद रख सकते हैं इस बात को, जैसे उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद
जिसका नाम बदल दिया गया है, प्रयागराज हो गया है। यानी इलाहाबाद क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन उसका नाम बदल दिया गया है। यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा को हम क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। और वो एक तरीके की कैसी संज्ञा है, स्वतंत्र संज्ञा है। ये हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होगी। जैसे अगर हम इलाहाबादी लें तो इलाहाबादे थोड़ी ना हो जाएगा, या हम राम बोलें तो राम में थोड़ी हो जाएगा। यानी ये हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होंगी। दूसरा, ये हमेशा निरर्थक होती है। हमें याद रखना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है वो निरर्थक होती है, इनका कोई अर्थ नहीं होता है। तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जो है पॉइंट्स हैं। पहला, स्वतंत्र संज्ञाएं हैं जिन्हें बदला जा सकता है। याद कैसे रखेंगे, इलाहाबाद वाले एग्जाम्पल को याद रख सकते हैं कि अब उसका नाम प्रयागराज हो गया है और इलाहाबाद हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, इसलिए जो है ये स्वतंत्र संज्ञा होने के साथ साथ क्या है, जिसे बदला जा सकता है। दूसरा, ये हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होती है। तीसरा, ये हमेशा निरर्थक होती है। आगे देखेंगे हम जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में ऐसे संज्ञा शब्द जिनकी सहायता से व्यक्ति वस्तु की एक जाति का बोध होता है। हमें ये याद रखना है, जैसे अगर हम बोलें गंगा यमुना, ये व्यक्तिवाचक के अंतर्गत आएगा। अगर हम वर्ड बोलें नदी, तो ये किस में आ जाएगा, जातिवाचक। क्योंकि नदी को सुनने से जो है हमारे मन में ये आ रहा है कि नदियाँ तो बहुत सारी हो गई, तो नदी एक जाति की तरह यूज़ हुई यहाँ पर। अगर हम बोल रहे हैं गंगा, तो गंगा तो एक ही नदी है, वो जातिवाचक नहीं है, वो किस में आएगी, व्यक्तिवाचक। अगर मैं शब्द बोल रही हूँ नदी, तो नदी किस में आ जाएगा, जातिवाचक। जैसे पुस्तक, पुस्तक अगर हम बोल रहे हैं और सोचें, यानी पुस्तक तो बहुत सारी हैं, यानी पुस्तक एक किस तरह प्रयोग हो रही है, जाति की तरह। अगर मैं बोलूँ रामायण, तो रामायण एक पुस्तक है, लेकिन एक पर्टिकुलर बुक है, यानी वो किस में आ जाएगी, व्यक्तिवाचक। अगर मैं यानी पुस्तक का नाम कह रही हूँ, तो वो व्यक्तिवाचक में। अगर मैं केवल पुस्तक शब्द कह रही हूँ, तो किस में आ रहा है, जातिवाचक। इसी तरीके से लड़का, अगर मैं लड़कों के नाम बोलूँ, राम श्याम कुछ भी, तो वो व्यक्तिवाचक के अंतर्गत। लेकिन अगर शब्द आए लड़का लिखा हुआ, तो पूरी लड़के की जितनी पूरी जाति है उसका बोध करा रहा है, तो लड़का किस में आएगा, जातिवाचक संज्ञा है। समाचार पत्र, अगर मैं बोलूँ दैनिक जागरण, तो वो समाचार पत्र का नाम है, वो आ जाएगा हमारा व्यक्तिवाचक में। लेकिन अगर शब्द लिखा मिले समाचार पत्र, तो वो किस में आएगा, जातिवाचक में। इसी तरीके से देश, अगर मैं बोलूँ भारत, तो वो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक। लेकिन अगर मैं बोलूँ देश, तो देश किस में आएगा, जातिवाचक संज्ञा में। इसी तरीके से पर्वत झरना आदि आदि। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी जो किसी एक का बोध कराए, और जातिवाचक अपने समूह के पूरे जाति का बोध कराए, वो जातिवाचक के अंतर्गत। अब जिस तरीके से व्यक्तिवाचक संज्ञा के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे, उसी तरीके से हम जातिवाचक के देखेंगे। पहला है, ये भी स्वतंत्र संज्ञा है, लेकिन इन्हें बदला नहीं जा सकता। कहने का मतलब यहाँ पर ये है, अगर हम पर्वत को पर्वत कह रहे हैं, तो हम ये नहीं कि पर्वत को हम नदी कहने लगेंगे, ये गलत हो जाएगा। लेकिन हम व्यक्तिवाचक में परिवर्तन कर सकते थे उनके नाम में, लेकिन जातिवाचक में नहीं। यानी ये स्वतंत्र संज्ञाएं तो हैं, लेकिन इन्हें बदला नहीं जा सकता। जबकि व्यक्तिवाचक संज्ञा भी स्वतंत्र संज्ञा थी, लेकिन इन्हें बदला जा सकता है। ये हमेशा सार्थक होती हैं। अब हमें ये बात याद रखनी है, जातिवाचक संज्ञा सार्थक है और व्यक्तिवाचक संज्ञा निरर्थक है। अगला है, इनके अंतर्गत बहुवचन, ऐसे एक वचन जिनका बहुवचन बनाया जा सकता है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमने देखा था, ये हमेशा क्या होती है, एक वचन में प्रयुक्त होगी। लेकिन जातिवाचक संज्ञा जो है, इसके अंतर्गत बहुवचन आएंगे और ऐसे एक वचन आएंगे जिनका बहुवचन बनाया जा सकता है। जैसे अगर मैं बोलूँ लड़की या लड़का, ये क्या हो गया, ये जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन एक वचन में प्रयुक्त है। लेकिन ये ऐसे एक वचन है जिनका हम क्या बना सकते हैं, बहुवचन। यानी हम कह सकते हैं लड़के लड़कियाँ। तो इस तरीके से हम इसको याद रखेंगे। तो अभी हमने दो संज्ञा पढ़ी है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। अब हम अगला देखेंगे। अगला है हमारा भाववाचक संज्ञा। ऐसे संज्ञा शब्द जिनकी सहायता से मन के भावों को प्रकट किया जाए या भावों का प्रकट होने का बोध हो, वो किसके अंतर्गत आएंगे, भाववाचक संज्ञा। जैसे सुख दुख जन्म मृत्यु किसानी। ये भाववाचक संज्ञा ऐसी है ना, हम प्रत्यक्ष रूप से देख नहीं सकते। जैसे अगर हम बोले मृत्यु, हम मृत व्यक्ति को देखते हैं, उसकी मृत्यु को नहीं देख रहे, तो मृत्यु शब्द किस में जाएगा, भाववाचक संज्ञा में। जैसे किसानी,
किसानी एक भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि हम किसान को देख रहे हैं मेहनत करते हुए, हम उसकी किसानी नहीं देख रहे। वो एक भाववाचक संज्ञा है, वो एक भाव है। सुख दुख, हम सुखी व्यक्ति को देख सकते हैं, दुखी व्यक्ति को देख सकते हैं, लेकिन सुख और दुख नहीं देखा जा सकता। यानी ये ऐसे शब्द जो मन के भाव है, जिन्हें हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते, वो किसके अंतर्गत आएंगे? भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। अगला है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। यहाँ पर हमारी जो है स्वतंत्र संज्ञाएं पूरी हो गई। 3 हमारी स्वतंत्र संज्ञाएं होती हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अब हमारी 2 जो अस्वतंत्र संज्ञाएं हैं उन्हें हम पढ़ेंगे। पहली है द्रव्यवाचक संज्ञा। ऐसे संज्ञा शब्द जिनके द्वारा किसी पदार्थ को तोलने, मापने या नापने का बोध हो, वो किसके अंतर्गत आ जाएंगी? द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे पानी, पानी को हम नाप सकते हैं लीटर में। तेल हो गया हमारा, घी हो गया, आभूषण, गैस, धुआं। यानी इसमें जो महत्वपूर्ण है, जिनमें हम कंफ्यूज होते हैं, वो हमारा गैस है, धुआं है। इसे हमें याद रख सकते हैं इतनी बात हम, कि गैस, धुआं ये वर्ड किस में आते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा में। इसके अलावा ऐसे जितने भी पदार्थ हैं जिनके द्वारा कोई वस्तु बने, वो हमारे द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, जैसे पानी, पानी से बहुत सारी चीज़ें बन सकती है, तो ये एक द्रव्य है। यानी जितने भी तरल पदार्थ है वो तो सारे द्रव्यवाचक के अंतर्गत आ ही जाएंगे। बाकी तेल, घी, आभूषण, आभूषण भी जो है द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। लेकिन इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है हमारा गैस और धुआं। इन्हें हमें बहुत अच्छे से याद रखना है, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अगला देखेंगे हम समूहवाचक संज्ञा। ऐसे संज्ञा शब्द जिनके द्वारा समूह या समुदाय का बोध हो, जहाँ पर ग्रुप वाली फीलिंग आए, वहाँ कौन सी संज्ञा हो जाएगी? समूहवाचक संज्ञा। जैसे परिवार। अब परिवार में एक आदमी तो नहीं रह रहा है, परिवार एक समुदाय है, एक समूह है, तो ये शब्द किसके अंतर्गत आएगा? समूहवाचक। दर्जन। अब दर्जन केले में एक केला तो आने वाला नहीं है, 12 केले आएंगे, तो दर्जन में क्या हो गया? एक ग्रुप हो गया। ये भी किस में आएगा? समूहवाचक। गुच्छा, भीड़, भीड़ भी एक आदमी नहीं करेगा, भीड़ भी क्या? एक समूह, समुदाय है या समूह है, ये भी किसके अंतर्गत आएगा? समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। जनता, आदि आदि। यहाँ पर हमें इन दोनों संज्ञाओं के बारे में महत्वपूर्ण बात ये याद रखनी है कि द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा उपभेद संज्ञाएं या अस्वतंत्र संज्ञाएं, और किसके उपभेद है ये? जातिवाचक संज्ञा के। तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है संज्ञा कंप्लीट हो गया। आगे हम इसकी प्रैक्टिस देखेंगे।